हेलो स्टूडेंट्स, शॉक के प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की, कार्डियोजेनिक शॉक की और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। अब हम बात करेंगे शॉक का जो लास्ट टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो जस्ट जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जो कंसेप्ट रेज किया है शॉक को लेके, उसमें जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो ये है कि आप अगर रिकैप एक करें शॉर्ट में, हाइपोवोलेमिक में हम शॉक में बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम के लेस होने की, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के लेस होने की, और शॉक की कंडीशन वो इंड्यूस करती है। लेकिन प्राइमरीली जो कंडीशन है वो है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम का कम होना। हम कार्डियोजेनिक शॉक में बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारे कार्डियक सिस्टम में डिफेक्ट होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम है और वो वजह है शॉक की। इसके बाद हम लास्ट में जो डिस्कस किया उसमें हम बात की ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमने बात कही कि ओवरऑल कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को कई ऑथर एक ही मानते हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में अगर हम डिफरेंस की बात करें कार्डियोजेनिक शॉक से, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मींस हार्ट में कोई डिफेक्ट नहीं होता। हार्ट की जो ग्रेड वेसल्स होती हैं या तो इमर्जिंग होंगी या आउटगोइंग जो होंगी हार्ट से, उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या तो डेपोजिशन ऑफ प्लेक हो, या तो जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया कार्डियक टेम्पोनेट की बात करें या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो वो कंडीशन एट लास्ट कार्डियक आउटपुट को मॉड्यूलेट करती हैं, देन आपका शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये तीन कंडीशन में हम ओवरऑल जो चीजें सामने आ रही है, हमारे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, राइट। तो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप के, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, और बेहतर होगा कि अगर हम तीन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अगर उनसे रिलेट करें तो हमारा कंसेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वो इस तरीके से देखिए, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं शॉक में, नॉट किसी एक स्पेसिफिक शॉक की बात नहीं कर रहे हैं। शॉक में हम बात कर रहे हैं कि बीपी हमारा कम हो रहा है, राइट, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है जो कि बीपी को कम कर रहा है। और बीपी कम होने की वजह दो है, या तो आपका कार्डियक आउटपुट कम है, या कार्डियक आउटपुट कम होगा, या तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अभी तक जो हमने पढ़ा है ओवरऑल अल्टीमेटली जो कि हमारा कम हो रहा था, वो तीन कैटेगरीज ऑफ शॉक में जो कि हम पढ़ चुके हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात करेंगे तो हम कार्डियक आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशन की हम बात नहीं करेंगे, राइट। ये इसका मेन डिफरेंस है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात करेंगे तो हम सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। मींस सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से आपका जब बीपी कम होगा, और वो चीज इन्वॉल्व करेगी किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह के बेसिस पे हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसके टाइप को डिफाइन करेंगे। और ओवरऑल अगर इन चीजों को, जैसे हम एक डिफरेंसेस तो यहां से ले लिए, लाइक कि हम इसमें डायरेक्ट हम बात करेंगे सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस के मॉड्यूलेट होने की, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। अभी तक हम डायरेक्ट जो तीन पहले पढ़ चुके हैं उसमें हम बात करते थे कार्डियक आउटपुट की, नंबर वन। नंबर टू अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपको कैपिलरीज का इंटेंस वैसोडाइलेशन दिखाई देगा। लाइक उसकी जो पैथोलॉजिक उसकी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जो मैकेनिज्म है जो कि शॉक को इंड्यूस कर रही है, वो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर लेवल पे कैपिलरीज का इंटेंस वेजोडाइलेशन है, एंड दैट वेजोडाइलेशन रिजल्टिंग इन व्हाट, डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एडजेसेंट टिश्यूज, और यू कैन से द टिश्यूज सेल। सो जब डिक्रीज सप्लाई होगी इट मींस देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो नियर बाई टिश्यूज होगा उसमें क्या होगा, सेल हाइपोक्सिया। और उसके बाद हम वैसे रिलेट करेंगे जैसे कि हमने ऑलरेडी शॉक्स में पढ़ रखा है कि किस तरीके से डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इंड्यूस करेगी सेल हाइपोक्सिक कंडीशन को, और एनारोबिक पाथवे का स्टार्टिंग होगी, लाइक लैक्टिक एसिड का ब्लड में लेवल बढ़ेगा। तो वो हमारी फर्दर जो मैकेनिज्म होगी वो ओवरऑल सेम होगी। लेकिन यहां पे मेनली हमारा नोटिस करने की दो बातें हैं अभी तक। हम इसके डायरेक्ट की रिलेशन की बात करेंगे और इसके इंटेंस वेजोडाइलेशन के कैपिलरीज के, राइट।
तो अब हम अगर इस चीज को डिफाइन करना चाहें, राइट, अब अगर हम किसको मैकेनिज्म, राइट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर विल बी abnormal distribution of blood in the capillaries due to intense vasodilation. Means सबसे पहले it is a medical condition, ये तो कोई इसमें टेक्निकल नहीं, it is a medical condition characterized by abnormal distribution of blood flow to the smallest blood vessel which is capillary due to what? Due to intense vasodilatation. Depending on the vasodilatation, further we have divided the distributive shocks in the various types. और अगर इसके vasodilation किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बेस पे हम फर्दर शॉक के टाइप्स भी हैं। लेकिन अभी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की डेफिनेशन है वो है इट इज अ मेडिकल कंडीशन एंड देयर विल बी द एबनॉर्मलिटी इन द ब्लड फ्लो ड्यू टू इंटेंस vasodilatation of small blood vessel that leads to the what? Condition of शॉक, राइट। तो ये आपके डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो अभी तक आपको इतनी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स को, किस तरीके से इसके टाइप्स हैं। तो देखिए, इसके जो टाइप्स हैं बेसिकली वो 3 तरीके के टाइप्स हैं और उस टाइप्स में आपका पहला है न्यूरोजेनिक, दूसरा है आपका एनाफाइलेक्टिक और तीसरा है आपका सेप्टिक शॉक। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। तो देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक में अच्छा अल्टीमेटली हमारा जो जैसे कि हमने डिफाइन किया डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो भी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है या पैथोलॉजिकल कंडीशन है दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द वेजोडाइलेटेशन एंड दैट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई टू द एडजेसेंट टिश्यूज दैट रिजल्टिंग इन शॉक कंडीशन। तो लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइक पहले न्यूरोजेनिक शॉक की। तो ये न्यूरोजेनिक कंडीशन जो है वो अल्टीमेटली उस कंडीशन को क्या करने वाली है? इंड्यूस करने वाली है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने वाली है टिश्यूज में और हम उसको कहने वाले हैं कि हमारी कंडीशन क्या है? शॉक की बढ़ने वाली है। तो इस न्यूरोजेनिक जो शॉक है डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का वो है क्या? देखिए, न्यूरोजेनिक डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक है वो एक तरीके से वो तब होता है जब आपके नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो, और नर्वस सिस्टम में इंजरी मेनली हम बात करते हैं इस न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड एक्यूट स्पाइनल इंजरी रिजल्ट इन न्यूरोजेनिक शॉक। कैसे? लाइक as we know the spinal cord have the origin of sympathetic and parasympathetic nervous system. Whenever there will be the degeneration by any means like due to pathological changes or due to accidental case, if there will be the degeneration of sympathetic neurons means like हम इस diagram को अगर elaborate करें, this is central nervous system, brain and spinal cord, and these green color structures are representing the neurons, that sympathetic neuron basically that is originating from the spinal cord, thoracolumbar origin and going to the different various part of the body as well as in heart, and this is systemic or pulmonary circulation. This is whole body circulation representing here. तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां से जो न्यूरॉन ओरिजिनेट होते हैं, अब चूंकि हमको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है, हम बात ही कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में इंजरी की, क्योंकि वही वजह होती है न्यूरोजेनिक शॉक की। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज टू अल्टीमेटली रिलीज द इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन ओवर द हार्ट और इनसाइड द different various body part, and that will leads to the fight and flight situation, and that leads to the, we can say, means increase in heart rate, increase in contraction, increase in blood vessels contraction, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन due to the acute spinal injury, when these neuron will become abrupted, अब ये न्यूरॉन क्या है? नॉन फंक्शनिंग है। तो जो इनका
नॉर्मल फंक्शन था वो क्या होगा, इनहिबिट होगा। तो दो नॉर्मल टोन यहां पे किसकी चल रही थी, राइट। नॉर्मल टोन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको रेस्ट की कंडीशन में रखने का ट्राई करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्सर्शन के वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो यहां पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, इसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे, यहां पे हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे थे। तो जब ये डिसरप्ट हुए तो क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। क्या यहां पे इंक्रीज इन हार्ट रेट होगी, नहीं होगी। क्या यहां पे इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होगा, नहीं होगा। तो ओवरऑल जो चीजें जा रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं, अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इट मींस ओनली द इफेक्टिव विल बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम किसकी, इंजरी की बात कर रहे हैं। तो अब कौन सा है केवल रोल में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द मस्करैनिक इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर vasodilatation, and this vasodilatation of blood vessels resulting in this vasodilatation of blood vessels resulting in condition of shock due to the, because it is of neurogenic in origin, because we are talking about the degeneration of sympathetic neuron, that's why we say this is neurogenic shock. वेगल को किस तरह से आपको रिलेट करना है, लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वेगल के टोन को इनहिबिट करके रखता है, लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन ही डिजनरेट हो जाएंगे तो वेगल का टोन अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और दैट विल लीड्स टू द ब्रेडिकार्डिया, राइट। ब्रेडिकार्डिया को, और ब्रेडिकार्डिया क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कम कर देगा, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा, सेल हाइपोक्सिक हो रही है और शॉक की कंडीशन आ रही है। उसके पहले आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि यहां पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ब्लड वेसल्स में, वो केवल वेजो डायलेटेशन करेंगे, राइट। सो दिस इज न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में इस बोर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है, स्पेस कम होने की वजह से ये चीज है। आप ये जो चीज है यहां से, राइट, ये आपका हाइपोक्सिया शॉक। अगर हम बात करते हैं लाइक ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में बहुत सिंपल है। आप अगर वेजोडाइलेटेशन की बात कर रहे हैं, लाइक इसमें आप वेजोडाइलेटेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली वेजो प्रेशर्स देने हैं, लाइक वेजो प्रेशर्स लाइक डोब्यूटामिन जो कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, डोब्यूटामिन, इपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन। और जब लाइक हम वेजोडाइलेटेशन की बात करेंगे, उसमें प्रेशर बीपी के कम होने की बात करेंगे, तो कई बार आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करते हैं शॉक के न्यूरोजेनिक शॉक में, और कई बार हम कार्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोजेनिक शॉक। अब हम बात करेंगे किसकी, एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या करेंगे हम, जो सिस्टेमिक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह क्या क्या हो सकती है, लाइक आपका फूड से आपकी किसी फूड से एलर्जी हो, या किसी बी से एलर्जी हो, या आप तो किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी की हम बात करते हैं। तो एनाफाइलेक्टिक में क्या होता है, एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शंस। तो उसमें किस तरीके से ये एलर्जिक रिएक्शंस अल्टीमेटली वेजोडाइलेटेशन को इंड्यूस करते हैं, और वो वेजोडाइलेटेशन रिजल्ट होता है रिजल्टिंग इन शॉक। तो चूंकि वेजोडाइलेटेशन रिजल्टिंग इन शॉक, दैट्स व्हाई वी आर कैटेगराइजिंग इट अंडर द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो अब हम पढ़ेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमारा क्या होगा कि जो हमारे एलर्जिक चीजें हैं, लाइक जिन चीजों से, किसी पर्टिकुलर चीज से अगर हमको एलर्जी होती है सडन, तो एलर्जी होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे लाइक इम्यून सेल्स हैं, दैट इम्यून सेल्स उस पर्टिकुलर एलर्जिक जो एलर्जन है, लाइक आपका ये ग्रीन कलर से आपका एलर्जन शो हो रहा है, तो जब ये एलर्जन को ये सेल रिकॉग्नाइज करेगी, लाइक ये इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करेगी, तो उसको ट्रैप करेगी, वो पकड़ेगी। तो उस पकड़ने के लिए क्या करेगी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हिस्टोसाइट कॉम्प्लेक्स, MHC कॉम्प्लेक्स 2, ये MHC2 बनाएगी, और ये MHC2 इसको हुक कर लेगा। जब MHC2 उसको हुक करेगा, तो हुक करने के बाद ये ले जाएगा किसके पास, टी हेल्पर सेल के पास। ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, तो टी हेल्पर सेल के पास ले जाएगा, राइट। टी हेल्पर सेल जब इसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये एलर्जन है, तो इससे फाइट करने के लिए और केमिकल रिलीज करेगी। वो केमिकल्स क्या होंगे, ये जो सेल है जो कि MHC2 इम्यून सेल है, MHC2 को रिप्रेजेंट किया, थ्रू द MHC2 इट ट्रैप द एलर्जन एंड रिप्रेजेंट दिस एलर्जन टू द टी हेल्पर सेल,
and once the T helper cell sensitized due to this allergen ultimately releases the interleukin 1, interleukin 2 and interleukin 5 and also various kinds of interleukin, and these interleukin are ultimately responsible for stimulating the what? B cell of the immune system. B cell of the immune system, and these B cell once activated produce plasma cell, and as we know the plasma cell is responsible for generating what? Immunoglobulin E antibody. ये IgE एंटीबॉडी बनाएंगी, IgE एंटीबॉडी ही एलर्जन से लड़ने का काम करेगी। अब जब ये IgE एंटीबॉडी बनाएंगी तो ये IgE एंटीबॉडी जो है ये ज्यादा से ज्यादा किसके पास जाएंगी? मास्ट सेल के पास, और मास्ट सेल के पास जो सरफेस पे रिसेप्टर होता है FC-Cylon RI, हमको उस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे ज्यादा नहीं जाना है, हमारा कॉन्सेप्ट जो ओरिएंटेड है यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में है। लाइक तो अगर यहां पे FC-Cylon RI रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मास्ट सेल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ IgE टू देयर सरफेस, अब ये IgE इस पे आके बाइंड होंगी FC-Cylon RI रिसेप्टर पे, जो कि कहां पर है? मास्ट सेल में। तो मास्ट सेल क्या होगा? एक्टिवेटेड होगा, और मास्ट सेल रिलीज करेगा ब्रिस्क रिलीज ऑफ व्हाट? हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन। और हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन कई तरीके के आपके सिम्टम्स देंगे। वो किस तरीके का देंगे? लाइक मेनली जो यहां पे शॉक में है उसमें मैंने सर्कल कर रखा है, शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे एंजियोएडेमा। लाइक आपके स्किन के नीचे आपके पूरे बॉडी में क्या होगी? स्वेलिंग होगी, उसको हम एंजियोएडेमा बोलते हैं। और वो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। हिस्टामिन क्या करेगा? वेजो डायलेटेशन करेगा, ब्लड वेसल्स में वेजो डायलेटेशन होगा। अभी हम इस पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे। और क्या करेगा? ब्रोंकियोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। और आपका लैरिंजियोएडेमा, ये तो बहुत ही मतलब सिचुएशन जब वर्स हो जाएगी, एलर्जन बहुत ज्यादा होगा, तब ये लैरिंजियोएडेमा तक बात पहुंचेगी। तो एटलीस्ट जो यहां पे शॉक की कंडीशन है वो इस पॉइंट से है कि मोर एंड मोर हिस्टामिन विल रिलीजेस फ्रॉम द मास्ट सेल will induces the vasodilatation of blood vessels and this vasodilatation resulting in shock। तो यहां पे ये क्या कंडीशन होगी? शॉक की कंडीशन होगी। अब अगर हम इस पर्टिकुलर टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पे हम ओवरऑल जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो वेजोडायलेटेशन हो रहा है वो हिस्टामिन की वजह से हो रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किसको? सेप्टिक शॉक को, राइट। सेप्टिक शॉक में जो मेनली वजह है, ये आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेप्टिक शॉक में हम मेनली जो पढ़ेंगे उसमें जो ये शॉक की, जैसे इसमें हम एलर्जन की बात की, जो कि हम इनको तीन चीजें या मोर देन दिस भी आपको एलर्जन बन रहे थे, वजह बन रहे थे। हम सेप्टिक शॉक में बात करेंगे तो मेनली सेप्टिक शॉक की जो वजह है वो बैक्टीरियाज है 90%, कई बार फंगस और प्रोटोजोअन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेप्टिक शॉक के लिए। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो वो बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द केसेस इन ग्राम नेगेटिव, दे रिलीजेस द एंडोटॉक्सिन, एंड एंडोटॉक्सिन वंस रिलीजेस इनसाइड द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजिंग द टिश्यूज। वो सेंसिटाइज करेंगे, बॉडी आपकी सेंस कर लेगी कि कोई एंडोटॉक्सिन है, कोई फॉरेन मटेरियल है। तो उस फॉरेन मटेरियल की वजह से जो टिश्यूज होंगे वो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन। एंड वंस दीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स रिलीजेस as the endotoxin comes from the bacteria, in most of the cases gram negative bacteria, these bacteria once infect this green color tissues structure they start releasing prostaglandin and what? Leukotrienes, and these prostaglandin and leukotrienes once goes over the mast cell, जब ये mast cell के ऊपर जाएंगे they will release the what? Various kinds of secondary mediators like prostaglandin, they release leukotrienes, histamines and chemotactic agents, and these all secondary mediators are responsible for vasodilatation,
these all secondary mediators are responsible for vasodilatation of blood vessels and also responsible for increasing the permeability. तो यहां पे ये जो इस तरीके के स्पेसिस दिखाए गए हैं, these are just because of I want to indicate these secondary mediators are increasing what? Permeability and also responsible for vasodilatation. तो इससे दो चीजें होने क्या वाली हैं. अगर परमेबिलिटी बढ़ेगी इट मींस कि आपका जो फ्लूइड है वैस्कुलर कंपार्टमेंट से मूव होगा बाहर की तरफ. इट मींस देयर में बी चांसेस ऑफ एडेमा और वी कैन से देयर विल बी लेस इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम. एक कंडीशन तो ये हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है? देयर बाय डिक्रीजिंग द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम देयर विल बी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंड्यूसिंग डिक्रीज इन बीपी. तो ओवरऑल जो ये कंडीशन होने वाली है कि यहां पे आपका बीपी कम होने वाला है ड्यू टू इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स और द वेसोडाइलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. नाउ वंस द अब ऑलरेडी एज एंडोटॉक्सिन यहां पे सेल्स में एंटर किए, ब्लड वेसल्स में एंटर कर गए, तो ड्यू टू द एंट्री ऑफ दीज ब्लड वेसल्स यहां पे एक और चीज होगी जो कि मोनोसाइट्स होंगी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर आएंगी. तो मोनोसाइट्स ऑटोमेटिकली जब एक्टिवेटेड होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस. एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ मोनोसाइट इज अ मैक्रोफेजेस. तो ये इसको एक इनलार्ज करके यहां पे दिखाया गया है कि ये मोनोसाइट जब एक्टिवेटेड होंगी, मैक्रोफेज बनाएंगी, तो दे विल फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग व्हाट? अगेन different kinds of secondary mediators that can be interleukin 1, TNF alpha, tumor necrosis factor F alpha, tumor necrosis factor alpha, sorry, interleukin 6 and interleukin 8. Basically the interleukin 6 and these all secondary mediators that releasing from the macrophages after activating with this endotoxin, these released IL-6 again responsible for APR proteins. APR proteins are basically proteins that are indicating if the high amount of inflammation is going on inside the body, so these kind of protein releases from the liver. तो ये लीवर से तभी रिलीज होती है जब हाई इंफ्लेमेशन अंदर बॉडी के अंदर चल रहा होता है सीवियर कंडीशन में. तो एपीआर भी रिलीज होंगी इन द वर्स्ट कंडीशन. तो ओवरऑल जो चीजें हैं लाइक आपका ये क्या करेगा? IL-1 क्या करेगा? हाइपोथैलेमस में जाएगा और रिलीज करेगा क्या? रिस्पॉन्सिबल होगा किसके रिलीज के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन E2. PGE2 जब भी रिलीज होगा बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस से तो टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा? इंक्रीज होगा. इट मींस दिस ऑल्सो इंड्यूसिंग फीवर एज वेल. और एपीआर प्रोटीन्स साथ में जब ये रिलीज करेगा लीवर, तो यहां पे बहुत ज्यादा क्या होंगे? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी होंगी. तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सेल को और डिस्ट्रॉय करेंगी. तो ये हमारी जो ओवरऑल ये सेट है मैकेनिज्म का, वो हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है ड्यू टू ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो ओवरऑल इसमें एक तो ये पाथवे है आपका कि आपका टिश्यू इन्फेक्ट हुआ और अल्टीमेटली ये सब चीजें हैं. लाइक फीवर तक हमने बात की वेसोडाइलेटेशन को होते हुए. इसके बाद दूसरी और एंडोटॉक्सिन किस तरीके से एक्ट करता है सेल के अंदर? एंडोटॉक्सिन क्या करता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो एक्टिवेटर्स होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेंगे? प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करेंगे प्लाज्मिन में ताकि ब्लड का क्लॉट ना हो. तो ये जब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को क्या करेगा? एंडोटॉक्सिन इनहिबिट करेगा. तो whenever the tissue plasminogen activator is inhibited by the endotoxin producing from the gram-negative bacteria, this inhibition of TPA, tissue plasminogen activator, will not allow the formation of plasmin from plasminogen. तो जब प्लाज्मिन नहीं बनेगा, लाइक ये टीपीए इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा था, जब ये है ही नहीं तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा इसमें? इट मींस इसका लेवल क्या हो जाएगा? कम. A decreased level of plasmin indirectly induces what? Clot. तो एक जो पैरेलल मैकेनिज्म क्लॉट की चलेगी, तो इससे क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है लाइक यहां पे क्या बनने लगेंगे? क्लॉट मैकेनिज्म होगा. और क्लॉट धीरे धीरे किस कंडीशन को मतलब इंड्यूस करने वाले हैं? क्लॉट से क्या होगा हमको? बट बहुत सिंपल है. क्लॉट से हमको क्या होगा?
इस्कीमिया, और वो एक और वर्स कंडीशन है। और इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, उस डिस्टेंट जो फॉरवर्ड एरिया है उसमें और ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई कम होगी, मीन सेल हाइपोक्सिक की कंडीशन बनेगी। तो ओवरऑल हमारा जो होगा यहां पे माइक्रोवैस्कुलर क्या हो जाएगा, ऑक्लूजन। तो जब वर्स कंडीशन होगी किसमें, सेप्टिक शॉक में। तो सेप्टिक शॉक की मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी लाइक। और सेप्टिक शॉक के बारे में ये भी कि सेप्टिक शॉक जो मेनली जो मेन ऑर्गन है जिसमें सेप्टिक शॉक सबसे पहले इन्वॉल्व होता है वो है चेस्ट, एब्डोमेन और जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक। तो इन पर्टिकुलर पार्ट में मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी होती है कि वहां पे ये सेप्टिक शॉक की कंडीशन क्रिएट हो। तो इस तरीके से सेप्टिक शॉक भी अल्टीमेटली ऑक्लूजन की वजह से फॉरवर्ड एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो शॉक की कंडीशन क्रिएट हो रही है। यहां से हम हिस्टामिन की बात करेंगे तो वेजोडाइलेटेशन से शॉक को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पे कि ये परमिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो भी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के कम होने से यहां से हम शॉक की रिलेट कर सकते हैं। मींस ओवरऑल आपकी जो मैकेनिज्म है वो सेल हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है उसको इंड्यूस कर रही है सेप्टिक शॉक में। तो किस तरीके से कर रही है, अगर आप वेजोडाइलेटेशन को रिलेट करके बताते हैं सेप्टिक उसमें, तो आपका ये कंसीडर किस में होगा, सेप्टिक शॉक में, राइट। तो ये चीजें, अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सेप्टिक शॉक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी पैथोजन के इन्फेक्शन से बात करते हैं जो कि फंगस और प्रोटोजोन भी हो सकता है। तो लाइक हम आईवी एंटीबायोटिक देने की बात करेंगे, लाइक हम सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं। लाइक इसके बाद अगर हम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम यहां कम हो रहा तो हम क्रिस्टोलाइड भी दे सकते हैं। लाइक बीपी के कम होने से हम क्या दे सकते हैं, वैसोप्रेसर्स भी दे सकते हैं। सो दीज ऑल मैकेनिज्म आर द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्लियर हो गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में बस इतना ही है। और मेनली जो आपको डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में स्पेशली रखना है वो शॉक की जो कंडीशन आपको एक्सप्लेन करनी है या जाननी है वो वेजोडाइलेटेशन की वजह से आपका शॉक की कंडीशन यहां पे क्रिएट होगी। और ओवरऑल यहां पे सिस्टेमिक वैस्कुलर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो रहा है, कम। यहां पे हम हार्ट के कार्डियक आउटपुट की बात कहीं पे भी नहीं की है। यहां पे हम हमेशा कहते रहे कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, मींस सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।